दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2022 का मॉडल पेपर साइंस का, ठीक है। जैक की तरफ से जो 2021-22 के में निकाला गया था, यानी कि 2022 का मॉडल पेपर। और इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग सेट 2 के बारे में, ठीक है। सेट 1 तो पहले अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको वॉच कीजिए और सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40 सवाल का ऑब्जेक्टिव आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और बहुत सारे अच्छे-अच्छे सवाल भी हैं, तो उसको कंप्लीट करके आप रख सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपका सेट 2 होगा, ठीक है। देखिए क्या-क्या लिखा हुआ है। प्रथम सावधिक परीक्षा यानी कि टर्म 1 का परीक्षा था 2021-22 यानी कि 2022 और विषय विज्ञान, ठीक है। और कक्षा 10, समय 1.5 घंटा और पूर्णांक 40 था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या होता है कि r बराबर होता है 2f। तो एक्स्ट्रा r बराबर 2f तो कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन f बराबर r/2 हो सकता है, ठीक है। f बराबर r/2 यानी कि पहला का आंसर 2 होगा। दूसरा सवाल देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन हो या तो अपवर्तन, दोनों का कितना नियम है, 2 नियम है, ठीक है। तो दूसरा का हो जाएगा बी नंबर। फिर तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल लिखा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। पार्श्व मतलब कि बोल सकते हैं आप कि पार्श्विक रूप से सीधा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पर बस सीधा दिखेगा आपको, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है कि वाहनों के पश्च दृश्य यानी पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी कि वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? तो उत्तल दर्पण का। फिर है पांचवा सवाल कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जल का भी प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने में, कांच का, प्लास्टिक का, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 5 का हो जाएगा डी। छठा क्वेश्चन होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। जैसे हम लोग की आंखों के नेत्र लेंस में लगा होता है उत्तल लेंस, तो उसमें बनता है वास्तविक उल्टा, ठीक है। और काल्पनिक जो होता है वो सीधा बनता है। तो सातवां क्वेश्चन बात करेंगे कि यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर दिया है तो आर का मान क्या होगा। देखिए, आर बराबर होता है 2f, ठीक है। आर बराबर 2f होता है, तो 12 और गुने 2, 12 गुना 24 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए नंबर का। सवाल है वाहनों के अग्र दीपों में किसका प्रयोग किया था। अग्र दीप मतलब आगे के देखने में, तो आगे देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया था वाहनों के अग्र दीप में, अवतल दर्पण का। फिर आगे बात करेंगे कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है। तो अवतल लेंस पूछा गया है, ठीक है। तो अवतल लेंस में देखिए काल्पनिक बनता है और काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है। काल्पनिक को यानी कि आभासी और सीधा। तो पहला का आंसर हो जाएगा 9, मतलब 9 का हो जाएगा ए नंबर। फिर पूछा 10वां, डायप्टर मात्रक है। डायप्टर किसका मात्रक है? तो डायप्टर लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। तो 10 का हो जाएगा सी, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। फिर 11वां सवाल है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो देखिए, पी दिया हुआ है, पी बराबर दिया है 2 डायप्टर, हमको चाहिए एफ। एफ बराबर होता है 1/d, 1/p, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 निकालेंगे तो हो जाएगा 0.5, और ये आता है मीटर में, लेकिन इसका आंसर सेंटीमीटर में होता है, इसलिए इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। और जब 0.5 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा डी नंबर। फिर 12वां, आंखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंखों के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा ऑप्शन गलत लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आइरिस और परितारिका क्या है, एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डाउट है। बाकी आइरिस बोल सकते हैं आप, परितारिका भी बोल सकते हैं। आगे की है, आगे 13वां, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है। तो उसे रेटिना कहा जाता है, पर यहाँ रेटिना नहीं है। तो रेटिना नहीं है तो आप दृष्टिपटल देख सकते हैं, क्योंकि रेटिना का एक और नाम है दृष्टिपटल। फिर है दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक 2Na+HCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दो दो यौगिक है इसका, और ये बाकी सारा टूट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बड़ा यौगिक जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उसे कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बात करेंगे 15वां नंबर सवाल की निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो एक बार देखिए, यानी कि आपका अभिकारक और उत्पाद दोनों अगर बराबर ये मिल जाए परमाणु, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रासायनिक ये संतुलित अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग पहला वाला चेक करते हैं। तो
पहला वाला में देखिए नाइट्रोजन 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है 4Al यानी कि एल्यूमिनियम 4 ठो है और यहाँ एल्यूमिनियम 4 ठो है, क्लियर है यहाँ पे। लेकिन इधर ऑक्सीजन 4 ठो है और इधर ऑक्सीजन 3 ठो है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन देखेंगे 2Cu यानी कॉपर 2 ठो है, इसमें होगा नहीं। बाकी चौथा चेक करते तो Zn यहाँ 1 ठो है और Zn यहाँ 1 ठो है, मामला क्लियर है। Cu अकेला है, Cu अकेला है, SO4 4 है, SO4 4 है, इसका मतलब कि संतुलित समीकरण कौन है, 4वां नंबर, ठीक है, यानी कि डी नंबर। 16वां सवाल देखते हैं। तो 16वां दिए गए समीकरण में किस प्रकार का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। उपचयन यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना और ठीक है, और ऑक्सीजन का यहाँ कम होना। तो देखिए उपचयन किसका हुआ है, जहाँ पर ऑक्सीजन जाके जुड़ा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है किसमें। अब देखिए PbO पहले से था और यहाँ पे Pb अलग हुआ और C यहाँ तो होना चाहिए CuO, ठीक है, CuO होना चाहिए। तो देखिए Cu के साथ क्या हुआ है, तो ऑक्सीजन घट रहा है और PbO के साथ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखेंगे 17वां नंबर। 17वां सवाल है विकृत गंधिता होने से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो विकृत गंधिता होती है उपचयन की वजह से, उपचयन। आगे 18वां सवाल है चूने से सफेदी करते समय चूना पानी डालने पर उष्मा निकलती है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी। तो देखिए जब भी अगर उष्मा निकलेगा तो उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, और यहाँ उष्माक्षेपी संयोजन दिया है सभी में, तो उष्माक्षेपी संयोजन होगा, यानी कि 18 का ए होगा। 19वां है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग रंग धूसर, नीला रंग क्या हो जाता है, नीला रंग धूसर हो जाता है, ठीक है, नीला रंग बोला गया है कि धूसर हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए लोहे की कील बोला यानी कि Fe लेंगे और प्लस कॉपर सल्फेट बोला है CuSO4। तो देखिए ये क्या करता है और कॉपर सल्फेट के विलयन पर डालने पर क्या होगा, तो यहाँ Fe जो होगा ना FeSO4 बनाएगा, ठीक है, FeSO4 बनाकर प्लस Cu बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉपर को विस्थापित किया गया, तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो देखिए प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस हो गया आपका, उसके बाद हल्दी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो लिटमस होगा। नेक्स्ट बोला गया है 21वां नंबर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, ठीक है, लाल नहीं होगा, यानी कि कौन से अम्ल पे डालेंगे। तो देखिए पहला HCl पे डालेंगे हो जाएगा, HNO3 इसमें भी डालेंगे हो जाएगा, CH3COOH ये भी अम्ल है तो इसमें भी हो जाएगा। बच गया यहाँ पे C6H12 यहाँ ग्लूकोज बना हुआ है, तो ग्लूकोज में डालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए 21 का आंसर हो जाएगा डी। आगे 22वां क्वेश्चन याद देखेंगे कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। देखिए जल दिया हुआ है ना, क्रिस्टलीकरण का जल, तो अब देखिए NaCl में जल नहीं दिख रहा है, NaCO3 में जल नहीं है और NaCO3 में भी जल नहीं, बचा है H कहाँ, H2O इसमें है, यानी कि 22 का हो जाएगा सी। आगे 23वां सवाल है अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। देखिए अग्निशामक किसको बोलते हैं, तो आप देखते होंगे पेट्रोल पंप पे या स्कूल में डॉक्टरी लाइन डॉक्टर घर पे देखते होंगे आप डॉक्टरी के यहाँ कि एक सिलेंडर होता है लाल वाला, तो उसमें पूछा गया किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि ए नंबर 23 का ए यानी कि NaCO3। आगे बात करते हैं जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता क्यों। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में यानी कि जल जब उपस्थित नहीं होता है तो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl जो होता है अम्लीय गुण क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि देखिए अगर जल नहीं होता है ना तो उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है, यानी कि 24 का बी बोल सकते हैं। 25वां सवाल है पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10 सुझा दिया, यह पदार्थ में कौन अम्ल है। ठीक है, तो देखिए 7 जो होगा वो तो उदासीन होगा, यानी कि 7 जो होगा यानी B तो उदासीन होगा, 10 जो है वो क्षारक है और D यानी 14 भी क्या क्षारक है, तो BCD नहीं होगा बल्कि A होगा, A जो 2 है यही क्या होगा अम्ल होगा, तो 25 का हो जाएगा A। 26वां सवाल देखेंगे इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड जो है वो टूट रहा है, मतलब सिल्वर क्लोराइड दिया हुआ है और इसका वियोजन होगा, ठीक है, वियोजन यानी टूटेगा ये सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट बात करेंगे शरीर में उपस्थित उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। ठीक है, तो देखिए शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होता है जो उसको जो निकाला जाता है तो उसको कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, आगे बात करते हैं 28वां कि प्रकाश संश्लेषण में कौन होने वाली ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो ये जल से टूटता है, H2O से टूटता है। आगे 29वां देखेंगे अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा देखिए किसी भी आकार का होता है, अमीबा में जो होता है वो प्राणी समभोजी पोषण होता है, प्राणी समभोजी पोषण। आगे बात करते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया, लार में तीन जोड़ी जो है वो पाया जाता है, लेकिन लार में मुख्यतः टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो पाया जाता है।
आगे बात करेंगे 31वां, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ पर होता है? तो देखिए पायरुवेट दिया हुआ है, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल और प्लस थोड़ा सा ऊर्जा, इसमें जो बनता है ये कहाँ बनता है? ये तभी बनेगा दोस्तों जब पूरा तरीके से इसको तोड़ा जाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जैसे कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर या ऊर्जा घर कहते हैं। आगे बात करते हैं पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जल और खनिज लवण का संबंध जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? बना हुआ तैयार भोजन सभी की तरफ पहुंचाया जाता है। आगे बात करेंगे 33वां नंबर की, किसी समष्टि का अपना अस्तित्व बनाए रखने की कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो समष्टि बनाए रखने के लिए जनन यानी कि रिप्रोडक्शन का जरूरत है, और ये जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। नेक्स्ट देखते हैं कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक जीव पहले 3 बार में टूटा, फिर यहाँ 3, और इसको अलग तोड़ा जा रहा है ऐसे पूरा। तो ये होता है प्लेनेरिया में, और ये पुनरुद्भवन कहलाया जाता है, पुनरुद्भवन। ठीक है, आगे बात करते हैं 35वां नंबर के पराग कण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो अगर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर अगर परागकण स्थापित हो रहा है तो उसको बोला जाता है परागन, और अगर एक ही पेड़ में होगा तो इसे स्वपरागन बोलेंगे, और अलग अलग पेड़ में होगा, 2 अलग पेड़ में, तो उसको बोलेंगे पर परागन। ठीक है, आगे बात करते हैं 36वां नंबर के भ्रूण को माँ के गर्भस्थ के किस भाग से पोषण मिलता है? देखिए तो ये तो रुधिर से मिलता है, रुधिर में एक आकृति होता है, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से इसको मिलता है भोजन। आगे बात करेंगे 37वां की एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता होती है? एक उत्तम ऊर्जा यानी कि एक बढ़िया स्रोत का क्या ये होता है? तो देखिए प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक काम करेगा, उसी को बोलेंगे उत्तम ऊर्जा का स्रोत। आगे बात करते हैं पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो पवन ऊर्जा के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और पवनों का देश किसे कहा जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, पिछले मॉडल सेट में बताया गया था। आगे बात करते हैं 39वां कि निम्नलिखित में से कौन समाप्त ऊर्जा, समाप्त यानी कि जो खत्म होने वाला है? तो देखिए सौर ऊर्जा खत्म नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा तो अभी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बच गया कोयला, तो कोयला ही समाप्त ऊर्जा जो एक बार खत्म होगा, उसके बाद लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं कोयला के बनने में। चलिए आगे बात करेंगे, और आज का अंतिम सवाल है ये इस वीडियो का, तो पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या होता है? पराग कोष में होते हैं पराग कण। ठीक है, पराग कण। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा 1 से लेकर 40 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, और ये सेट 2 है मॉडल पेपर 2022 का और प्रथम टर्म का। और इस वीडियो के बाद जल्दी से जल्दी सेट 3, सेट 4 और सेट 5 डालेंगे। उसके बाद दोस्तों 2023, फिर 2024, और फिर अभी जो 2025 में मॉडल पेपर आएगा। तो देखिए अगर शुरू से आप सारे मॉडल पेपर को मेरे वीडियो के द्वारा कवर कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में कहीं से भी कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये मेरा पक्का वादा है। और सारे मॉडल पेपर आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका एक बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।